नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसिस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, हम एक सीरीज के अंतर्गत जो बहुत वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं या संपादक भी रह चुके हैं या फिर डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं द स्टेट ऑफ नेशन के बैनर के नीचे कि देश के हालात कैसे चल रहे हैं। क्या वास्तव में देश के हालात अच्छी दिशा में हैं या एक ऐसी दिशा में जहां पर कोई यू टर्न नहीं है। भारत के अंदर पत्रकारिता और लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, अब शायद अंतिम चरण में आ रही है। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में जो तेजी से बदलती हुई जियोपॉलिटिकल स्थितियां हैं, उनका भी प्रभाव और दुष्प्रभाव अब बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए हैं। जैसे कि इजराइल ने कह दिया है कि सीज फायर नहीं होगा, और मुझे इस बात की चिंता नहीं कितने लोग उसमें मरते हैं उस वॉर के अंदर। और ये डायमेंशन जो है शायद सिर्फ भारत के लिए नहीं, बहुत सारे देशों के लिए और यूनाइटेड नेशन के लिए भी चिंता की बात है कि जहां पर एक देश मानवीय सहायता के लिए भी या मानवीय आधार पर एक्शन लेने के लिए भी सुनने को तैयार नहीं है। हम एक बात मान के चलते हैं कि बर्बरता का जवाब बर्बरता नहीं है, निरंकुशता का जवाब निरंकुशता नहीं है, पाशविकता का जवाब पाशविकता नहीं है। यही सिद्धांत लेकर हम चल रहे हैं। एक स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, हम ये भी मानकर चलते हैं। पहले आएंगे हम एक ऐसे विषय पर जो भारत से रिलेटेड है, 5 राज्यों के चुनाव। आज स्वागत करेंगे सीनियर प्रो आनंद वर्धन सिंह जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला, न्यूज टाइम के साथ जुड़े। देश विदेश की बात करेंगे। देश के हालात आप किस नजर से देखते हैं? आपका प्रिज्म कौन सा है? आपका पैराडाइम कौन सा है? 5 राज्यों के चुनाव तो हैं, लोकसभा के चुनाव और 2 महीने बाद अनाउंस हो जाएंगे, फरवरी मार्च के अंदर। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बदहवासी की स्थिति है कई दलों के अंदर, या फिर सत्ता लोलुपता इस हद का है कि जहां पर शायद सत्ता हाथ से जाती नजर आए तो हाथ और पैर कांपते नजर आ रहे हैं। ये सारे डोमेस्टिक डोमेन को आप किस रूप में देखते हैं आनंद जी? जी, नमस्कार दिनेश भाई और सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जो आपने पहले कहा ना, आइडिया ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ नेशन या मूड ऑफ नेशन, हम सब लोग जो है, मैं पॉलिटिकल चश्मे से ही देखूंगा, किसी भी चीज को राजनीति के चश्मे से देखूंगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आपकी लीडरशिप है वो चाहे चुनी हुई हो और वो चाहे विपक्षी हो और वो चाहे हारी हुई, मैं कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा हूं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो इस देश की भाग्य विधाता होती है, वो नियति लिखती है, वो ये बताती है कि देश को इस दिशा में चलेंगे, हम ऐसे ले चलेंगे, हम ऐसे ले चलेंगे। और उस जगह आज पिछले 10 साल के शासनकाल में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। पिछले शासनकाल राम राज्य थे, अगर कोई ये कहे तो ये गलत बात होगी, लेकिन राम राज्य नहीं थे तो कम से कम जो राज्य चल रहा है वो नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, उस तरह का भी राज्य नहीं था। एक दो छोटी छोटी बातें शुरू करूंगा। स्टेट ऑफ नेशन में हमारी टोटलिटी में हम देखते हैं, आज बहुत से लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से क्या मतलब, क्या है नॉर्थ ईस्ट में? साहब, पहले तो ये समझना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स ओरिजिनल जो 7 राज्य थे, उसमें से ज्यादातर राज्य आदिवासी बाहुल्य और ऐसे वैसे आदिवासी बाहुल्य नहीं, मोर देन 90%, मोर देन 95%। मैं सिर्फ समझाने की दृष्टि से मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मिजोरम में 40 सीटें हैं, 39 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व, नागालैंड में 60, 59 उनके लिए रिजर्व, अरुणाचल में 60, 59 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व, मेघालय में 60, 55 शेड्यूल ट्राइब के लिए, मेरा सिर्फ कहना, मणिपुर 60 में 20 शेड्यूल ट्राइब के लिए, त्रिपुरा 60 में 20, असम 126 में 16। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब आप आइडिया ऑफ इंडिया करते हैं तो उस आइडिया ऑफ इंडिया में
इस देश के भूभाग में ओरिजिनल रहने वाले वो आदिवासी हैं, हम और आप नहीं हैं। हमारा और आपका भी जो फोरफादर्स आर्यंस जब आए उस समय आदिवासियों का ये देश था। अब आप कुछ एक ऐसी व्यवस्था बना दे रहे हैं कि आप उनको पीट पीट के, देखिए उनको पीट पीट के, एक तो पहले उनको आदिवासी से वनवासी बना दे रहे हैं, आपने एक नया टर्म इजाद कर लिया जिससे उनका जो जो मूल रूप से, इस पे शायद हम आप एक बार एक बड़ा कार्यक्रम भी कर चुके हैं, मूल यह है कि इस पे उनका जो स्वामित्व वाला मामला है वो हल्का पड़ जाए। वो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है, ये कोई वो नहीं है। तो पहला पहला चीज तो यहां से शुरू करूंगा। मैं दुख से इसलिए शुरू कर रहा हूं, आज आप G20 कर लीजिए, चांद के आगे कहीं पहुंच जाइए, लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है और जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, दो जगह का मैं खास करके नाम लूंगा, ये दो जगह अगर जो हो रहा है तो आपका चांद पे पहुंचना, G20 करना, पदक जीतना, ये सब बेमानी है, क्योंकि आपका भारत करा रहा है, आपका इंडिया इज वीपिंग, क्योंकि किसी भी सब समाज में, बाकी छोड़ दीजिए हम सब हैं नहीं है, हम बिना पढ़े लिखे भी हो, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उससे अगर कोई किसी को संवेदना में उसका दिल नहीं, मतलब अगर उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो शायद मेरी परिभाषा में वो इंसानियत छोड़ दी, इंसान के आसपास भी नहीं है। ये बात मैंने इसलिए कही कि ये बहुत सी चीजें इस देश में 92 वर्ष के एक पुराने MP साहब, रहमान साहब हैं जम्मू कश्मीर में, आप भी शायद आए हैं, आप मेरे उसमें खूब आते हैं, 92 ईयर्स, 92 साल का एक व्यक्ति, किस लिए उसको आप डिटेन कर लेते हैं? क्योंकि वो कहता है कि कल हम एक पैलेस्टीन पे हम लोग एक बातचीत करेंगे, आप उसको डिटेन कर लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आप भी उनको जानते होंगे, दारापुरी साहब हैं, 80 साल का एक व्यक्ति, वो गोरखपुर जाता है, और किस लिए जाता है? उसका कहना यह है कि कानून के अंतर्गत जो लैंडलेस शेड्यूल कास्ट लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको कुछ जमीन मिलनी चाहिए, जो कानूनन प्रावधान है वो दे दीजिए। और उस धरने प्रदर्शन में वो आधे पौन घंटे के लिए जाते हैं, 1 घंटा मैक्सिमम, उनको गिरफ्तार किया जाता है और वो 3 हफ्ते तक गिरफ्तार रहते हैं। और 3 हफ्ते में वो खुद कह रहे पार्किंसंस है उनको, मतलब उनको प्रोस्टेट है, उनको कितनी बार पेशाब करने जाना होता है, बैरक में बंद होते थे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या दारापुरी जी या रहमान साहब किसी के खेत पे कब्जा करने जा रहे थे? क्या दारापुरी जी और रहमान साहब किसी बिल्डिंग में अपना 2 तल्ला एक्स्ट्रा बना रहे थे? किसके लिए जा रहे थे? वो हमारे या आपके लिए जा रहे थे, या ऐसे लोगों के लिए जा रहे थे जिनके लिए कोई बोलने वाला नहीं? उनको 21 दिन तक, और किस चार्ज पे? पहले चार्जेस कुछ और लगते हैं, वो मारपीट बाद में आफ्टर थॉट करके 307 का मुकदमा दायर किया जाता है, 307, और इसलिए किया जाता है कि जिससे इनको बेल ना मिले। तो ये जो वेलफेयर स्टेट का कोई भी, ये सपने में भी वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये आपके दिमाग से वेलफेयर स्टेट का मामला निकल चुका है। अब जरा एक चीज और समझनी होगी कि आप आज बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप जाके तेलंगाना में कह रहे हैं 5 राज्यों का आप एक एक करके सिलसिलेवार चले। मिजोरम से शुरू करें। मैं मिजोरम से इसलिए क्योंकि मिजोरम हम सब लोगों के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। छोटा सा राज्य, 40 सीटों का, बहुत छोटी आबादी, और ये लोगों को समझना होगा, इस देश को समझना होगा कि मिजो में जो नेगोशिएशन हुए, मिजो को आपने शांतिपूर्ण ढंग से भारत का में शांति व्यवस्था के तहत उसको आपको सेटल करने में 40 साल लगे थे। 96 में अकॉर्ड हुआ था, 47 में देश आजाद हुआ, 96 में हुआ, 40 नहीं 50 साल, माफ कीजिएगा, 50 साल लगे थे। आप उसको चकनाचूर कर दे रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि आपकी सरकार बन जाए और वहां हिंदू क्रिश्चियंस हो जाए। आप वहां जा नहीं रहे हैं। मतलब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो मिजोरम में हो रहा है, मिजोरम में किसी की सरकार है, लेकिन मिजोरम का चीफ मिनिस्टर जो एनडीए का सहयोगी है, मेरे जीवन में पहली बार मैंने देखा है कि वो उसका सहयोगी कह रहा है कि, और सबसे बड़े नेतृत्व से, जो वो मतलब जिनको कहने से पूरा माहौल बदल जाता है, पूरे वोट टर्न अराउंड हो जाते हैं। मोदी जी से हाथ जोड़ के कह रहा है कि प्रभु
आप मेरे यहां मत आइएगा और आइएगा, मैं स्टेज शेयर मत करिएगा जब ये अपना प्रोग्राम करते हैं, फिर नहीं जा रहे हैं। ये मैं बेइज्जती और ना बेइज्जती की बात नहीं कर रहा हूं, आपके सहयोगी तक को आपका असली चेहरा दिख रहा है। आप क्यों ऐसे बनते जा रहे हैं कि आपके आने से पॉलिटिकल फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है? ये आपका किया हुआ है। और जो एक कहावत है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो ये मैं यहां इसको, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, जब आपको होता है तो मुझे दुख होता है इन चीजों में। इलेक्शन कोई होगा, कोई पार्टी आएगी, कोई जीतेगी, कोई हारेगी। आपने जिस तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, बिल्कुल पहले इलेक्शन के समय, मैं बता दूं, इलेक्शन के समय इवन नॉर्मल जो ये गुंडे बदमाश होते थे, जो 10 नंबर ही होते थे, उनको भी होता था यार इनको रख दो, इनका असलाह जमा करा लिया जाता था। बाकी उस समय उनके ऊपर भी रेड नहीं होते थे। ठीक है, इसको नहीं। आप आज बिल्कुल ये तय करके बैठे हुए हैं कि हम जो भी हमारे विरुद्ध बोलेगा हम उसको जेल में डालेंगे। और ये एक टेस्ट केस होने जा रहा है। जैसे पहले लगाते नहीं, छोटा सा एक देख लें कि भाई क्या हम एलर्जी तो नहीं है, वो डॉक्टर के यहाँ जाइए, वो सुई लगा देता है, फिर तो कहता है 5 मिनट बैठे रहिएगा, यहीं बैठे रहिएगा, जाइएगा मत, 20 मिनट देख लें तब असली डोज लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी का जो मामला है वो इस देश का टेस्ट केस होने जा रहा है। टेस्ट केस है जी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं दिनेश भाई, अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना ही पड़ेगा। अब वो अपने ढंग से उसको पॉलिटिकली खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा शहीद बन के जाना चाहते हैं। उनका देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी जो लेटर लिखे हैं उसमें वो पुलिस से पूछ रहे हैं, ईडी से पूछ रहे हैं कि मैं अभियुक्त हूं कि मैं विटनेस हूं। मैं ये इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ये पता लगेगा कि आप अभियुक्त हैं, विटनेस हैं, इनोसेंट हैं, क्या है। मैं पहले से कैसे किसी को पता लग जाएगा? ये बात, मतलब एक आईआईटी के, मुझे एक बार कष्ट हुआ था और दुख हुआ था जब इन्होंने लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की फोटो लगा के भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात की थी कि नोट में अगर लक्ष्मी जी की फोटो हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। आईआईटी वाले व्यक्ति से, जो मैं ये मानता हूं लॉजिकल होता है, साइंटिफिक होता है, वो ये कह रहा है जरा ये बताइए, अच्छा मैं, अरे भाई ये तो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा ना कि आप क्या है। एक्चुअली ईडी के अंदर जो 2 ऑफिसर काम करते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के होते हैं, आईआरएस होते हैं, वो इनकम टैक्स से भी आते हैं और कस्टम जीएसटी से भी आते हैं, यही होते हैं, बाहर का और कोई नहीं होता ईडी में। और दिनेश जी, आप पहले, आप तो रहे हैं, आप मुझे अगर बुलाएंगे, मान लीजिए कोई अनियमितता, तो आप जब इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तब बताएंगे ना कि आपने बेईमानी की, मैंने किसी के साथ मिलकर की, या मैं नहीं बेईमानी की। ये तो जब आप कागज, आप पहले से कैसे बता देंगे? कोई आप भगवान है क्या, नजमी है क्या कि पहले बता देंगे नहीं मैं इसमें? तो असल में मुझे कभी कभी लगता है ना कि ये सोचने का ढंग शायद मोदी जी और केजरीवाल साहब का एक जैसा है। बहुत सी चीजों में साम्यता मिलेगी। खैर, हैविंग सेड दैट, केजरीवाल साहब को मेरे हिसाब से उस क्योंकि देखिए लॉ ऑफ लैंड तो चलेगा ना। हम और आप ये जब करते हैं तो आप 4 किताबों का, 5 पेपर का रेफरेंस देते हैं, और वो इसलिए देते हैं कि अगर कल के दिन कोई ऐसी बात होती है कोर्ट में तो हम कहेंगे साहब ये देखिए पेपर में निकला था, हम तो यहां से पढ़े थे और हमने, हमारी इस किताब में लिखा हुआ था, ये बापू की किताब है, उसमें से हमने बोला था। मुझे ये लगता है कि लॉ ऑफ द लैंड को आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो फिर आप पब्लिक में जाइए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईडी, आप आरोप बिल्कुल लगाइए, हम सब लोग रोज सुबह से शाम तक लगाते हैं कि सरकार जो है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन मैं ईडी के पास नहीं जाऊंगा, ये एनार्की है। मैं ईडी के पास नहीं जाऊं, मेरे पास लाइसेंस होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, मुझे पता है कि जब पुलिस वाला रोकता है तो उसको ये लगता है कि कुछ तो माल निकलेगा ही निकलेगा, और वो बड़ा हताश होता है। जब जो आप आज आपने एक साइबर वाला, आप आजकल में आप जब भी करेंगे और या कर रहे हैं, आप एक अच्छा कार्यक्रम करने की बात आपसे आप बता रहे हैं। एक मेरे साथ भी साइबर का कुछ हुआ, तो जब मैं गया पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पैसे दिए? हमने कहा नहीं। कहे आपने कपड़े उतारे? नहीं। तो क्राइम ही नहीं हुआ। मतलब आप, कोई लड़की जाए और कहे कि वो आदमी ऐसे देखता और वो देखता, तो कहते नहीं, जब रेप हो जाएगा तब आना। अरे तो ये एक मैं इसलिए इस व्यवस्था, इस पे थोड़ा टाइम ले रहा हूं कि ये व्यवस्था हो गई है। अरविंद केजरीवाल को मैं टेस्ट केस इसलिए बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी
अगर नहीं जाने का 0.1% भी आशा थी तो वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं शायद कि उनको शहीद की तरह हो जाएं, कि जेल से उठे। वो अपने आप नहीं जाएंगे, वो लेट जाएंगे, देखिएगा। फिर वो 4 लोग उनको, हालांकि वो हल्के फुल्के हैं, उनको एक आदमी भी गोदी में उठा सकता है, लेकिन 4-5 लोग उनको उठाएंगे। फिर उनकी पुरानी वाली शर्ट निकलेंगी जो 2-3 साइज बड़ी पहनते हैं, 1-2 साइज बड़ी पैंट पहनेंगे, वो सब करके निकलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस भारतीय, अगर वो होता है, और जिसकी पूरी संभावना है, भारत के मतलब जो लोकतंत्र है उसकी पहली मिसाल बनेंगे कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो अपनी पद पे बैठा हुआ था उसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और फिर ये सिलसिला थमेगा नहीं, फिर ये सिलसिला थमेगा नहीं। बघेल जी क्या वो टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बघेल जी के पास एक उनको फायदा ये हो रहा है, 2 फायदे हो रहे हैं। चुनाव अभी पूरी तरह से है, तो वहां कुछ कहने को, हालांकि ईसी भी किसके इशारे पे चल रहा है, लेकिन फिर भी कहने को ईसी। दूसरा, उनके पीछे एक बैक कर रही है एक पार्टी, उनके पीछे बैक कर रही है एक पार्टी। केजरीवाल साहब ने उस तरह की पार्टी कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जो भी पॉलिटिकल लोग थे, वो खैर बात कहीं और चली जाएगी। ईडी सीबीआई अब नेक्स्ट राउंड में ये कर रहा है कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो हम तुम्हें किनारे कर देंगे। और जो 2019 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी ने दिया था, 2024 के बाद अगर बीजेपी जीतती है तो विपक्ष मुक्त भारत 6 महीने में बनेगा, साल में बनेगा, 2 महीने में बनेगा। मेरी और आपकी इस बारे में थोड़ी राय अलग हो सकती है। आप हो सकता है कहें 3 साल लगेंगे, मैं हो सकता है कहूं 3 महीने लगेंगे, लेकिन वो विपक्ष मुक्त भारत 2024 के बाद बिल्कुल ऐलानिया बनेगा। ये किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए। दिनेश जी। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये छोटी बात नहीं है, बड़ा स्टेटमेंट है।